Hello everyone, welcome to EduTap. Today we have Manish with us. He is from Mumbai. And a unique thing about him is that he has been able to crack both IRDI Grade A as well as UPSC EPFO examination. And as a part of this session, we are going to understand that what has been his key strategy in order to crack this exam. We are specifically going to focus on IRDAI, and we will see that coming from the engineering background, what type of challenges that he had faced and how he was able to overcome those challenges. So, welcome, Manish. Welcome to EduTap. And first of all, Thank a you, sir. big congratulations to you. Thank you so much, sir. Yes. So, first, I would like to ask a very ordinary type of question that what was your first reaction when you saw your name in the merit list? And what was the reaction of your family? सर काफी अच्छा लगा था। एफर्ट बहुत टाइम से चालू था, बट फ्रूट्स आ नहीं रहता। आई हैड गिवन एज ए यूपीएससी मेंस तक पहुंच रहा था। मेंस मार्जिन से अटक रहा था, 2-3 मार्क्स 3 मार्क्स से मेंस नहीं क्लियर हो रहा था। फिर रेगुलेटरी बॉडी पे स्विच किया, आरबीआई सेबी नाबार्ड पे। वो भी इंटरव्यूज देने के बाद क्लियर नहीं हुए थे, 2-3 मार्क्स। और नाबार्ड तो डेसिमल सेट का था, 0.35 से मेरा फाइनल इंटरव्यू नहीं क्लियर हुआ था। सो आई वॉज वेरी हार्ट ब्रोकन। उस टाइम पे काफी लगा था, जब लिस्ट में नाम देखा तो काफी अच्छा लगा कि मतलब मेहनत रंग लाई। और खुशी आई, काफी अंदर से खुशी। पेरेंट्स को कॉल किया। आईआईडी का रिजल्ट रात में अप्रोक्सीमेटली 10:45 के आसपास आया था। नॉर्मली पेरेंट्स सो जाते हैं उस टाइम पे, बट पेरेंट्स जाग गए थे। मैं वडोदरा में था। पेरेंट्स को कॉल करके उस समय बताया, एंड दे वर वेरी हैप्पी, एक्सटेटिक थे। इसके पहले ईपीएफओ का रिजल्ट इसके पहले आ चुका था, जनवरी। इनफैक्ट 2025 की शुरुआती ईपीएफओ के रिजल्ट से हुई थी। 2 जनवरी को ईपीएफओ का रिजल्ट आ गया था। तो दोनों रिजल्ट्स में बहुत रिलीफ मिला और बहुत ज्यादा खुशी हुई, घर वालों को भी और मुझे भी सर। ओके, आई कैन टोटली अंडरस्टैंड कि कितनी खुशी हो रही होगी आपको और आपके घर वालों को और कितना प्राउड वो फील कर रहे होंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, कैन यू ऑल्सो टेल मी दैट व्हाट वाज द ड्राइविंग फैक्टर मोटिवेशन जिसने आपको इस जर्नी में इतने लंबे टाइम तक सस्टेन रखा और इतने सारे एग्जाम्स को आपने अप्रोच किया एंड कहीं ना कहीं ऐसा भी नहीं था कि आपने बहुत बड़े मार्जिन से आप उन एग्जाम्स में रह गए। कई बार कुछ डेसिमल से रहे, कई बार 1 मार्क से रहे। सो व्हाट वाज दैट एटीट्यूड, व्हाट वाज दैट मोटिवेशन फैक्टर दैट बेसिकली हेल्प्ड यू टू सस्टेन एज अ पार्ट ऑफ दिस प्रिपरेशन? सर एक सबसे बड़ा फैक्टर जो ये था कि मुझे ये पता था कि मुझे एज अ करियर कुछ मतलब ऐसा करना है जो मुझे सेटिस्फेक्शन की फीलिंग दे। पब्लिक सर्विस का तो मोटो मेरा हमेशा से था। पहले कॉर्पोरेट में चला गया था, बट कॉर्पोरेट में जाने के बाद भी एक था कि पब्लिक सर्विस में ही रहना है। पब्लिक सर्विस एक तो आपको बहुत सारे ग्राउंड रियलिटी से टच करवाती है, अपॉर्चुनिटीज देती है पब्लिक को सर्व करने का। और एट द सेम टाइम कुछ अमेजिंग करियर अपॉर्चुनिटीज, इनके बारे में शायद मुझे पहले पता नहीं था। धीरे धीरे चक्कर जब पता चला, तो आई गॉट टू नो अबाउट दिस रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम्स, आरबीआई सेबी नाबार्ड आईआईडी के बारे में। इनके करियर एज अ, अब जब ग्रेड ऑफिसर भी इन ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करते हो, आरबीआई तो फिर ग्रेड भी रिक्रूट करता है, जो आपके अपॉर्चुनिटी से चीजें करने की शायद ही इंडिया के और किसी गवर्नमेंट जॉब्स में है। मतलब द पोटेंशियल दैट यू विल हैव इज एंथ्रैलिंग। करियर काफी चैलेंजिंग है, लर्निंग है, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है। प्लस एट द सेम टाइम ये सारी चीजें होने के बाद ये शायद और किसी जॉब में भी हो, बट एट द सेम टाइम जो पर्क्स अलाउंसेस और जो स्टेटस ऑफ एन ऑफिसर इज कंपेरेटिवली मच हायर इन दीज जॉब्स। सो सर ये मेरे मोटिवेटिंग ड्राइविंग फैक्टर्स है टू परस्यू रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम्स। ओके, दैट्स ग्रेट एंड बहुत ही अच्छा आंसर दिया आपने। अपार्ट फ्रॉम दैट, अब ये बात करते हैं कि व्हाट वाज दैट स्ट्रैटेजी दैट हेल्प यू टू क्रिएट टू क्रैक दिस आईआरडीए एग्जामिनेशन? क्योंकि अगर आईआरडीए देखें तो आप आते हैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से। आईआरडीए जी का सर। सिलेबस देखिए, यहाँ पर मिल रहा है आपको इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक सोशल यस सर। इश्यूज इम्पैक्टिंग इंश्योरेंस। अपार्ट फ्रॉम दैट, इंश्योरेंस अपने में भी एक कंपोनेंट है, दूसरे पेपर में भी, विच इज पेपर 3, इंश्योरेंस है मैनेजमेंट। तो कैसे आपने टैकल किया? एंड आपने मुझे बताया कि इससे पहले आप कहीं ना कहीं यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे और वहां पर जहां तक मुझे यूपीएससी का सिलेबस पता है वहां तो हम इंश्योरेंस नहीं पढ़ते और ना ये नहीं इकोनॉमिक्स सर। या फाइनेंस इतना डिटेल में पढ़ते हैं। इकोनॉमिक्स फिर पढ़ते हैं, बट जो फाइनेंस या फिर इंश्योरेंस, ईएसआई इम्पैक्टिंग इंश्योरेंस है, वो थोड़ा अलग तरह के टॉपिक्स आ जाते हैं यहाँ पे। सो व्हाट वाज योर अप्रोच रिगार्डिंग दिस सब्जेक्ट, व्हाट वाज द स्ट्रैटेजी? सर स्ट्रैटेजी आई थिंक ग्रेजुअल प्रिपरेशन ने काफी हेल्प किया है थ्रू आउट लाइफ में जितनी जर्नी रही है। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी फाइनेंस वगैरह सबकी। मतलब जो न्यूज़पेपर रेगुलरली, आई हैड अ हैबिट ऑफ रेगुलरली न्यूज़पेपर भले ही रेगुलरली नहीं पढ़ता था, बट न्यूज़ हमेशा रेगुलरली फॉलो किया है कि हाँ चीजें क्या चल रही है इर्द गिर्द में। और यूपीएससी की प्रिपरेशन से वो तो थोड़ा बहुत आइडिया आपको लग गया था, बहुत सारे टर्म्स वगैरह क्लियर है, थोड़ी सी फैमिलियरिटी थी, बट स्पेसिफिक्स नहीं पता थे। और आईआईडीए की स्पेसिफिक प्रिपरेशन बताऊँ तो जब ये शायद 23 को 24 वाले सेकंड नोटिफिकेशन था, इमीडिएट नेक्स्ट नोटिफिकेशन था, ज्यादा रेफरेंस के लिए था भी नहीं। तो पिछले साल का जो 23 का पेपर था उसमें सिलेबस देखे क्या किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, किस टाइप की चीजें। कोर्स मटेरियल्स कह रहे फ्री सेशन, एडुटैप के जो फ्री सेशन उन्होंने बहुत ज्यादा हेल्प किया, क्रैश कोर्सेज वगैरह। आपके काफी सारे कोर्सेज का सब्सक्राइबर भी हूँ मैं, तो क्रैश कोर्सेज आपके काफी अमेजिंग रहे हैं, तो उनके थ्रू गो थ्रू किया।
और सिर्फ ग्रेजुअल बिल्डअप किया, मतलब जो चीजें मुझे पहले से पता थी उन पर ज्यादा टाइम मैंने स्पेंड नहीं किया, जो चीजें नहीं पता थी उन्हें सेशंस यूट्यूब बाकी सारी चीजें समझने की कोशिश करी और चलता चले गए। और करंट अफेयर्स जो होते हैं डे बाय डे, करंट अफेयर्स में अगर कोई चीजें नहीं समझ में आ रही है तो आई यूज टू एंश्योर कि अच्छा उसे समझो पूरी न्यूज को, मतलब भले गूगल करके जैसे करके समझ के आगे बढ़ो। और इकोनॉमिक्स तो आपने जैसे बताया, इकोनॉमिक और सोशलिज्म मोरल स्कीम्स वाला पार्ट है, सिंस मैंने आरबीआई सेबी इनके लिए प्रिपेयर किया था, आरबीआई के लिए स्पेशली ईएसआई प्रिपेयर किया था, वो यहाँ पे हेल्प कर गया। इंश्योरेंस का स्पेसिफिक पार्ट मुझे करना पड़ा फ्रॉम स्क्रैच कम्प्लीटली, बट सिंस ये था कि करना ही, और काफी सारे मटेरियल्स अवेलेबल थे बोथ ऑन यूट्यूब कोर्सेज वगैरह में भी, सो ग्रेजुअली उनको करते करते हो गया सर। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर पेपर टू की बात करें तो पेपर टू वो डिस्क्रिप्टिव पेपर है, सो वाज हाँ देयर एनी स्पेसिफिक स्ट्रेटजी दैट यू फॉलोड विद रिस्पेक्ट टू आंसर राइटिंग? सर, आंसर राइटिंग ना मुझे एक्चुअली सिंस यूपीएससी का बैकग्राउंड था ही, यूपी मेरे को आंसर राइटिंग की हैबिट तो थी, स्पीड तो था, आ गई थी उससे, बट एट द सेम टाइम मेरी हैंड राइटिंग उतनी अच्छी है नहीं, तो सिंस स्पीड है बट हैंड राइटिंग नहीं है, तो मुझे डर तो लग रहा था कि अगर टाइपिंग होता तो शायद अच्छा होता, शायद निकल जाता, बट शायद डेस्टिनी में हैंड रिटन एग्जाम ही निकलना था, तो टाइपिंग वाले आरबीआई से भी नहीं निकले, आईआईटी का हैंड रिटन वाला निकल गया। तो सर स्पीड का इश्यू नहीं था, बट एट द सेम टाइम ये डर लग रहा था कि हैंड राइटिंग की वजह से मार्क्स ज्यादा मेरे डिडक्ट ना हो जाए। तो जब पेपर अटेम्प्ट करा तो मेरे दिमाग में ये बहुत कॉशियस चल रहा था कि भले मैं स्पीड मेंटेन करूं बट इतना रखने की लेजिबल रहे, उन्हें समझ में आए, और पेपर मेरा टाइम पे कंप्लीट हो जाए। पेपर कंप्लीशन इश्यूज मुझे भी आए, आई थिंक मेरे सेंटर पे काफी लोग थे जिन्हें पेपर कंप्लीशन इश्यूज आए थे, बिकॉज सेंटर में भी थोड़ा कोऑर्डिनेशन इश्यूज हो रहे थे। इसका स्ट्रैटेजी यही था कि आप जितना लिमिटेड हर क्वेश्चन में आप इक्वल टाइम डिवाइड कर दो आपके हिसाब से, लास्ट में ऑब्वियसली आएगा, लास्ट के एक क्वेश्चन आपको रश करना ही पड़े, बट आपको इतना इंश्योर करना है कि आपको पेपर कंप्लीट हो, अभी भी क्वेश्चन छोड़े नहीं। जैसे इसमें सर मैनेजमेंट में दो न्यूमेरिकल्स आए थे, हम्म। मेरी थ्योरी तो हो गई थी, लास्ट के 3-4 मिनट बचे थे, मैनेजमेंट के दो न्यूमेरिकल्स थे। अब मेरे पास इतना टाइम नहीं बचा था कि मैं एग्जैक्ट कैलकुलेशन करके लिख पाऊँ, मतलब डेसिमल्स तक मैं दे पाऊँ, तो मैं डेसिमल्स तक नहीं पाया लिखकर, अप्रोक्स वोल नंबर लिख के अप्रोक्सीमेट लिखकर आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ऐसे करके टाइम मैनेज किया था। ठीक, मतलब टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा चैलेंज है एग्जाम में। और मैंने और बहुत भी बड़ा। कुछ सेलेक्टेड स्टूडेंट से बात की, उन्होंने मुझे कहा कि आपके पास एग्जाम में सिर्फ इतना टाइम होता है कि आप सिर्फ आंसर लिख सकते हो, जितना हाँ पूछा चल, है उतना ही लिख सकते हो, उससे आप फालतू लिख भी नहीं सकते वरना आपका पेपर छूट जाएगा। पेपर छूट गया, ऐसे मैं इससे में आपका क्या मैंने, एक्सपीरियंस है इस बारे में? बिल्कुल बिल्कुल सर यही सेम है, आपने अगर इधर उधर कुछ भी लिखने का, आप फिर मेन क्रक्स मिस कर दोगे, फिर स्पेस भी नहीं बचेगा, टाइम भी नहीं बचेगा। ओके, और सिंस यस। लिखो वो खुद ही स्पेस दिए रहते हैं कि इतने स्पेस में आपको लिखना है, तो उसके अलावा आप लिखना चाहोगे तो आप लिख भी नहीं पाओगे। Fine. So it means time management can be a big troubling factor if you have not done answer writing practice enough, right? यस सर, डेफिनेटली आपको आंसर इसके लिए तो डेफिनेटली, क्योंकि जो लोग बैंक की प्रिपरेशन करते हैं स्पेशली, और वही नॉर्मली रेगुलेटरी बॉडीज में भी आते हैं, उनको टाइपिंग की प्रैक्टिस ज्यादा होती है, हैंड रिटन आंसर की प्रैक्टिस उतनी ज्यादा होती नहीं है, तो वो एक ऑब्वियसली एक चैलेंज आ सकता है सर टाइम मैनेजमेंट। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट हाउ डिड यू मैनेज द करंट अफेयर, जैसे कि स्कीम्स हो गई, कुछ और भी इंश्योरेंस रिलेटेड करंट अफेयर्स हो गई, उसके लिए कोई आपके पास स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी थी? या फिर आप भी मतलब कुछ, या फिर आप मंथली मैगजीन्स, कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का, या फिर आईआरडीआई की वेबसाइट, क्या सोर्सेज आप फॉलो कर रहे थे इन ऑर्डर टू कवर दिस पोर्शन? सर स्कीम्स तो मेजरली करंट अफेयर्स का ही पार्ट मान के मैं चलता था कि और न्यू क्वेश्चन भी उसी हिसाब से आते थे, बहुत कम क्वेश्चन है जो बहुत पुराने स्कीम से पूछा गया हो, तो मैं हमेशा ये इंश्योर करता था कि जो डेली सेशन एडू टाइप के भी जो डेली आते हैं, अगर मैं सेशन नहीं भी फॉलो कर पाता था, आपके इसमें पीडीएफ में जो इनके इसमें चैनल जो पीडीएफ है, उन पीडीएफ के थ्रू गो थ्रू करता था, जो कोर्स ले रखा था उन कोर्स में उन्होंने सेशन इनके कंपाइलेशन दे रखे थे स्कीम्स वगैरह के, उनके थ्रू मैंने स्टडी किया सारा का सारा, मतलब स्कीम्स का जो कंपाइलेशन होता था। मैगजीन से स्पेसिफिक मैंने फॉलो नहीं करी थी, बट डेली सेशंस और कंपाइलेशंस में देखता है, जो फाइनल कंपाइलेशंस आते थे वो करता रहता था, और स्कीम्स के नॉर्मल रेगुलर वाइज कंपाइलेशंस रहते थे। दिस वाज माय स्ट्रेटजी सर, रेगुलर, बट आई वाज वेरी रेगुलर विद रिस्पेक्ट टू स्कीम्स वगैरह। कोई नई नई स्कीम्स आती थी, आई इंश्योर कि उसके एटलीस्ट 5-6 अलग अलग चैनल से वीडियो देख लूं, ताकि वो एटलीस्ट दिमाग में बैठे, कोई हो सकता है कोई फैकल्टी ने कोई एक पॉइंट मिस कर दिया हो, और उसको 4-5 बार सुन ले तो याद हो ही जाता है, और खुद के शॉर्ट नोट्स तो बनाता ही था। Okay, okay. So thanks for sharing such a, I would say, detailed strategy for this paper two. Apart from that, now let us talk about your interview. So please tell us that how did you prepare for the interview, and then you can also tell us that what type of questions were asked in the interview session. श्योर सर। सर इंटरव्यू के लिए एक सर थे, उनसे एक 1-to-1 सेशंस वगैरह काफी किए थे। उसके बाद जब फाइनल इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू वाले दिन काफी ऐसा था, काफी स्ट्रेस वगैरह एनवायरनमेंट था।
मेरा कैसे हो गया था कि मेरे पास जो करंट ऑर्गेनाइजेशन से आई हैड एनओसी लेना होता आपको पर्टिकुलर इंटरव्यू के लिए। मेरा एनओसी काफी लेट आया था ऑर्गेनाइजेशन, तो मैं इंटरव्यू काफी एंड में चला गया था, मतलब आफ्टर एवरीवन्स इंटरव्यू वाज डन माय इंटरव्यू वाज शेड्यूल्ड। तो उन्हें शायद पता भी नहीं था कि कैंडिडेट का इंटरव्यू बाकी है। उन्हें जब वो उठ के जा रहे थे तब उन्हें बताया कि एक और कैंडिडेट का सर इंटरव्यू बाकी है, तो दे ऑल सैट। अब जब इंटरव्यू आया तो मुझे तो लग रहा था काफी डिसइंटरेस्टेड लग रहे थे वो, कि जो क्वेश्चन पूछ रहे थे सिर्फ वही मेरी तरफ देख रहे हैं ना, और बाकी तरफ की जब मैं देखूं दे वर वेरी डिसइंटरेस्टेड टाइप्स। मतलब इधर उधर देख रहे हैं, मेरी तरफ देखने से अवॉइड कर रहे हैं, तो मुझे लगा कि शायद ये जबरदस्ती बैठे हुए हैं, शायद इसलिए शायद सर वगैरह बुरा फील कर रहे हो। बट आई थिंक वैसा नहीं था, शायद उनका बॉडी लैंग्वेज टेस्ट करने वाला तरीका होगा वो। बट इट ओवरऑल क्वेश्चन काफी पूछे, काफी डाइवर्सिफाइड क्वेश्चन भी पूछा उन्होंने। मेरे बैकग्राउंड के बारे में काफी पूछा, इंश्योरेंस रिलेटेड। एक आई थिंक एक कोई टर्म पूछा था, मुझे भी एग्जैक्ट रिकॉल नहीं आता, वो पूछा था। और वाई आई आई डी आई, वाई दिस जर्नी, वही सारे क्वेश्चन पूछे उन्होंने। मतलब इट वाज बेसिकली पूरा आपका जो प्रोफाइल फॉर्म था ना, प्रोफाइल फॉर्म स्टार्ट से लेके लास्ट तक। स्टार्ट से लास्ट तक इसलिए बोला सर, इंट्रोडक्शन से लेके मेरी एकेडमिक जर्नी, कॉर्पोरेट जर्नी एंड अपकमिंग जर्नी आप कैसे करोगे, और फिर लास्ट में जो हॉबीज तक का सेक्शन होता है वहां तक पूछ दिया था उन्होंने। हॉबीज में वैसे पूछा आपको हॉबीज में क्या पसंद है, सिंस आई लाइक ट्रैवलिंग, ट्रैवलिंग बोला। उन्होंने पूछा था कि आपको कौन कौन से प्लेसेस घूमना पसंद है, तो मैंने बताया सर मैक्सिमम प्लेसेस इंडिया में जा चुका हूँ मैं, उस पर डिस्कशन हो गया थोड़ा। फिर उनका कोई पूछा फेवरेट प्लेस क्या था, वो कनेक्ट भी हो गया मेरा उनसे कि शायद अपेरेंटली उनका फेवरेट प्लेस वही था। तो वी हैड अ स्मॉल चैट अराउंड दैट। फिर लास्ट में देवर सेइंग कि यहाँ पे आपको पता है विल बी ऑलवेज पोस्टेड इन हैदराबाद, ऐसे हाँ मैम पता है, मैम थी उन्होंने पूछा था। तो उन्होंने पूछा हाउ विल यू एडजस्ट, तो सिंस मैं हैदराबाद में रह चुका हूँ पहले 3 साढ़े 3 महीने, तो आई टोल्ड हर कि मैम मैं रह चुका हूँ, मुझे थोड़ी बहुत तेलुगु भी आती है, सर्टेन तेलुगु కొంచెం కొంచెం తెలుగు వచ్చు। So this and that's when the interview got concluded. Okay, so overall the panel was cordial, right? ये इट वाज वेरी कॉर्डियल, बस वो लग रहा था कि उस टाइम पे कि डिसइंटरेस्टेड, बस जो क्वेश्चन पूछे वही आपकी तरफ देख रहे हैं, बाकी लोग इधर उधर देख रहे थे, तो शायद बट वो उनका तरीका होगा वो इंटरव्यू कंडक्ट करने का। Okay, okay, okay. Now let us talk about, I would say कि आपकी एग्जाम के साथ जो प्रिपरेशन की जर्नी रही है, it has been you have been gone through different type of exams like UPSC भी दिया, RBI भी दिया, NABARD भी दिया, फिर EPF और IRDI भी दिया. So during this journey, was there any kind of distraction that you faced? Any kind of particular distraction that basically, it was a kind of hindrance as a part of your preparation? सर होता है, डिस्ट्रैक्शन तो बहुत सारे आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप बोर, एक सेम चीज करते करते आप बोर हो जाओगे, और आप उस टाइम पे बोर होते हैं तो आपने कोई कुछ भी, आप बोर्डम हटाने कोई भी एक्टिविटी स्टार्ट करी, जैसे मेरे साथ होता है कि मैंने कोई टीवी सीरीज स्टार्ट कर दिया, या कोई शो देखना स्टार्ट किया, यूट्यूब पे ब्राउज करना स्टार्ट कर दिया। तो उसमें काफी टाइम से, सीरीज का एक एपिसोड स्टार्ट किया और सीरीज का 8 सीजन है, और हर सीजन के अंदर 8 8 एपिसोड्स हैं। तो उसमें आपका टाइम बहुत चला जाता था, और ये चीज मेरे साथ भी होती थी। तो मैं इसके लिए क्या करता था, मेरे पास दो ऐप हैं जो मैं काफी यूज करता हूँ। एक है लॉक माई फोन और एक है स्टे फोकस्ड। लॉक माई फोन क्या करता है, आपका फोन जितने टाइम से उतने टाइम के लिए लॉक कर देता है, और आपको अनलॉक करने के लिए पैसे देने पड़ते हैं, और पैसे का अमाउंट काफी ज्यादा रख देता है, तो पैसे होते ही नहीं थे तो अनलॉक कैसे कर पाऊंगा मैं। और दूसरा है स्टे फोकस्ड करके ऐप है। स्टे फोकस्ड में आप डाल सकते हो कि आप कौन कौन से ऐप्स को परमिट रखते हो, जैसे अगर मैं पढ़ रहा हूँ तो जो एजुकेशन वाले ऐप्स है उनको एक्सेस देकर रखूंगा कि वो मैं खोल पाऊंगा, बाकी ऐप्स नहीं खोल पाऊंगा। तो डिपेंड करता था, मैं ये दो मेजर ऐप्स हमेशा यूज करता था पढ़ते वक्त। और तीसरा था सर, मैं बीच बीच में ना लाइब्रेरी अगर पास होती थी तो मैं इंश्योर करती घर में या फिर ऑफिस स्पेस में ना पढ़ के लाइब्रेरी में जाके पढ़ोगे। लाइब्रेरी में आप जब सारे लोग पढ़ रहे होगे आप सीरीज नहीं देखोगे, इतना तो आपको ये आ जाता है, आप यहाँ बैठ के पढ़ाई कर लो। ये सर ये दो तीन चीजें करता था, जब ऐसे लगता था कि हाँ डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ मैं, तो ये तीन चीजें मैं नॉर्मली कर लेता था। और अगर घर से दूर हूँ तो पेरेंट्स को कॉल कर लेता था, उनसे बात करके और मोटिवेशन आ जाता था कि हाँ इनके लिए करना है कुछ। ओके ओके, तो ये बहुत ही आपने जो ऐप वाली चीज बताई वो मुझे बहुत इनोवेटिव लगी. आई थिंक द व्यूअर्स हु आर वाचिंग दिस वीडियो, इफ दे फील डिस्ट्रैक्टेड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, दे कैन आल्सो फॉलो दिस स्ट्रैटेजी. ठीक है. तो अपार्ट फ्रॉम दैट, डू यू हैव एनी हॉबीज आल्सो, एंड वर यू एबल टू फॉलो योर हॉबीज एज अ पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन? माई हॉबीज एक्चुअली काफी डाइवर्स रही हैं, मतलब बहुत सारी चीजें करना पसंद है। एक जो मेरी मेजर हॉबी रही है ट्रैवलिंग, प्रिपरेशन के टाइम पे ट्रैवलिंग तो बंद हो गई थी, जब कॉर्पोरेट छोड़ा था यहाँ पे आ गया तो ट्रैवलिंग रुक गई थी। बट रिसेंटली आई अगेन स्टार्टेड ट्रैवलिंग, दोबारा घूमना स्टार्ट किया हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे म्यूजिक भी काफी पसंद है। आई हैव रिसेंटली लर्न प्लेइंग फ्लूट, और फ्लूट पहले से भी प्ले करता था, अब थोड़ा और सीखने लगा हूँ उसको। चेस खेलता हूँ, तो बीच में जब ब्रेक लेना हो तो चेस खेल लेता था मैं। कभी ऐसे बहुत अच्छा प्लेयर नहीं बट नोवाइस और बिगनर ही हूँ, तो ऐसे चेस कभी बीच में ब्रेक लेने के लिए खेल लेता था। तो चेस और म्यूजिक थोड़ा तो फॉलो कर पाता था, बट ट्रैवलिंग सिंस आप प्रिपरेशन वाले फेज में तो नहीं कर पाते हो। आई होप अब सिंस दोबारा रिज्यूम किया है वही कर और एक्सप्लोर करूंगा ट्रैवलिंग वाली हॉबी।
ओके ओके और सर ओके। एक और पोइट्री लिखना पसंद था, तो आई यूज टू राइट पोइट्री एज वेल। पोइट्री काफी कंटिन्यूअस रहा है राइटिंग, तो खुद तो खैर रही, जब भी ऐसे इमोशन से बहुत ज्यादा भरे आते थे तो वो कलम के जरिए निकल जाते थे। बिल्कुल ऑफ कोर्स, मतलब कुछ हॉबीज हमारी ऐसी होती है जिन्हें हम कर सकते हैं फॉलो, और मुझे ये लगता है कि हॉबीज आप करो फॉलो, बट ये नहीं होना चाहिए कि आप हॉबी में ही पूरा आधा दिन हॉबीज में लगा दिया और बाकी हाँ का टाइम पढ़ाई के लगा रहे हो। तो आप पहले पढ़ाई को प्रायोरिटी रखो, जो बच जाता है टाइम आप खुद को थोड़ा एक मेंटल स्टेट ऑफ, एक पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड के लिए, तो आप अपनी हॉबीज को फॉलो कर सकते हो। इट इज गोइंग टू हेल्प यू टू सस्टेन एज अ पार्ट ऑफ द जर्नी। जी सर, बस वही है कि अगर आप जब लगे कि आपका यूजेस बढ़ रहा है या फिर ये ज्यादा आप टाइम जा रहा है, यू हैव मल्टीपल थिंग्स टू कंट्रोल। पेरेंट्स से बात कर लो, या फिर ऐसे सेटअप के लिए फोर्स करोगे पढ़ने के लिए, तो ऐसे ऐप्स हैं, ऐप्स आप यूज कर लो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। Apart from that, can you also share, or I would like to use the word feedback. Can you give any kind of feedback with respect to that? What EduTap role has been there with respect to a journey? सर एडुटैप का मेरे विद रिस्पेक्ट टू आईआईडीआई रोल इसमें ये रहा है कि मैंने आपके जितने यूट्यूब के सेशंस हुए ना, मतलब मैं तो अभी बोलूंगा कि मेरे इंटरव्यू के पहले आपका जो आईआईडीआई रिपोर्ट वाला सेशन था, इंटरव्यू के दिन तक वो सुन रहा था। यूट्यूब के सेशन में बहुत हेल्प किया, आपके स्कीम्स का कंपाइलेशन जो था, स्कीम्स के जो वीडियोस आते थे, आपके पीडीएफ्स होते थे, मैंने अपने फ्री रिसोर्सेज का बहुत, शायद वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड रिसोर्सेज हो गए मेरे इसमें, जितने आपके रिसोर्सेज आते थे। मतलब आपकी पीडीएफ हुई, मैंने पीडीएफ ओपन कर करके अपने इसमें पढ़ता था। और वो जो रिपोर्ट वाला सेशन मैंने 50 बार सुन लिया रहूंगा, आईआईडी एनुअल रिपोर्ट वाला सेशन कितनी बार सुन रखा है मैंने, डाउनलोड कर करके सुना हुआ। Okay, so thank you so much for your feedback. Apart from that, can you please also give your final message to the students? जो आखिरी शब्द आप बोलना चाहोगे स्टूडेंट्स को जो इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने वाले हैं और आगे से देना चाहते हैं, what would be your final say? इट एक्चुअली जितना मुझे पता है, दिस इज वन ऑफ प्रोबेबली वन ऑफ द बेस्ट जॉब अपॉर्चुनिटीज दैट कैन कम। और शायद इनका प्लान अगले 5 साल तक रिक्रूट करने का है। 2 रिक्रूटमेंट शायद हो चुके हैं और तीन चार और आएंगे। तो गिव योर बेस्ट, आप अपना 100% दीजिए। क्यूआरई प्लस जीए प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, कट ऑफ काफी हाई जाता है, तो फोकस ऑन दोज एज वेल। उस अब बट इसके फोकस के चक्कर में, सिंस डिस्क्रिप्टिव है तो डिस्क्रिप्टिव की प्रैक्टिस मत छोड़ दीजिएगा, वो करिए। डिस्क्रिप्टिव प्लस क्यूआरई प्लस जीए और ये है, और जो भी आप कोर्स मटेरियल कर रहे हैं स्टिक टू दोज, गिव योर 100%, पक्का हो जाएगा। और मुझे लगता है बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ना अपने एक जो एग्जाम वो चूज करते हैं उसको लेके बहुत रिजिड हो जाते हैं कि यार मैं यूपीएससी की हाँ तैयारी कर रहा हूँ, मैं तो बस वही दूंगा। चलो ठीक हाँ, है, ये यूपीएससी का ये मुझे गलत है। समझ भी आता है क्योंकि थोड़ा हटके सिलेबस है, ठीक है, सेंस बनती है। लेकिन कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं मैं आरबीआई की तैयारी करो सिर्फ वही दूंगा, मैं नाबार्ड भी नहीं दूंगा। ऐसा मुझे नहीं लगता है कि वो अच्छा ऑप्शन है, बिकॉज अगर आपको दिख रहा है कि यार जो आरबीआई के लिए मैं तैयारी कर रहा हूँ वही सिलेबस 80% 70% नाबार्ड का भी है कुछ चीजें हम्म। हटाकर, और वही अच्छा। बहुत ज्यादा नॉलेज मुझे काम आने वाली है आईआरडीआई में भी। मैनेजमेंट का सिलेबस पूरा ओवरलैप होता है, फेज वर्क पूरा का पूरा सेम है। तो सो व्हाई नॉट गो फॉर इट? तो आपको इस बारे में क्या लगता है कि स्टूडेंट्स को उस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी रखनी चाहिए जब इतना अच्छा एक डेफिनेटली रखनी चाहिए ऑल्टरनेटिव सर। अपॉर्चुनिटी आगे खड़ी हुई है तो? डेफिनेटली रखनी चाहिए उनको ना। एक रेगुलेटरी बॉडी का प्रिपरेशन एज अ वोल करना चाहिए। एक सिंगल एग्जाम मेरे केस में देखिए सर, मैंने अपना 100% दिया था आरबीआई को, स्टिल मार्जिन से 2-3 मार्क्स से किसी का भी अटक सकता है, कि हम्म। किसी भी स्टेज पे। नाबार्ड मैंने 100% दिया, डेसिमल से 0.35 फाइनल कट ऑफ का वेटिंग लिस्ट में अटक गया। तो वो चीजें आप, सिंस आपके पास हमेशा एक बैकअप होना चाहिए। और आपने जैसे मेंशन किया 80-70% ऑफ सिलेबस मोरली सब में सेम ही रहा है, आपको थोड़ी थोड़ी एक्स्ट्रा प्रिपरेशन ऐड करती जानी है। आप अगर एज अ रेगुलेटरी बॉडी वैसे वोल टारगेट करोगे, दैट विल बी बेटर स्ट्रेटेजी कंपेयर टू कि आप सिंगल एग्जाम को लेकर टारगेट। तो आई गो विथ योर रिकमेंडेशन डेफिनेटली। एक बार मैंने यही किया, मैंने सारे जितने रेगुलेटरी बॉडी थे पिछले 2 साल में सारे दे दिए। आरबीए, सेबी, नाबार्ड, आईआईडीआई सारे ही दे चुका। पीएफआईडी शायद आएगा तो वो भी दे दूंगा, बट आई थिंक अभी जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ बिल्कुल, अभी तो जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड थैंक यू सो मच मनीष फॉर शेयरिंग योर strategy in such a detailed manner, for your wise words. And I know that this session is going to be very helpful to all the aspirants, so thank you so much थैंक यू सो Manish for मच। being a part of this session. थैंक यू सो मच। Okay, so all the best to viewers, those who are going to appear for the examination. I hope this video is going to be helpful to you and it will help you to maintain the consistency. So thank you so much and all the best.